ऐसे हर एक इंसान के मूलभूत आवश्यकता होती है 3 चीजें। प्राचीन युग के अनुसार, आज एडवांस युग में 5 हो गया है मेरे अकॉर्डिंग। पहले का क्या था बाबू? रोटी, कपड़ा और मकान। कान ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, निवारण करने के लिए रहने के लिए एक छत चाहिए, यानी घर चाहिए, और पेट भरने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। तो ये तीनों मूलभूत चीजें भी, रोटी, कपड़ा और मकान, और ये तीनों प्राप्त करने के लिए इंसान को कमाना पड़ता है, इंसान को काम करना पड़ता है। अब सभी लोग के अंदर जैसी क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई मजदूरी करते हैं, कोई कृषि का काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं। मतलब भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके से अपने क्रियाकलाप को करके क्या आगे चलते हैं? धन, पैसा, और वो पैसा से उनका जीवन यापन चलता है, उनके परिवार का जीवन यापन चलता है। उन्हीं तमाम चीजों का जिक्र किया गया है अर्थव्यवस्था के अंदर, और इसी का जिक्र हमें करना है इस चैप्टर में कि आखिर अर्थव्यवस्था है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह की क्रिया अर्थव्यवस्था कहलाएगी, और इसका योगदान हमारे देश के लिए और हमारी निजी जिंदगी के लिए क्या होता है। देखो, अर्थव्यवस्था का जब जिक्र कर रहे हो तो कुछ चीजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, खर्च क्या होता है, आमदनी क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो आपको अर्थव्यवस्था के अंदर जानना पड़ेगा बाबू। अगर इन चीजों के बारे में आप नहीं जानोगे तो अर्थव्यवस्था को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। पहला चीज होता है आय। आय का मतलब क्या होता है? किसी को बोलते हैं ना कि आय, आय आय मतलब आने वाला आय होता है। वैसे ही जो धन आपके पास आ जाता है, अब वो धन कैसे आएगा? चाहे वो आप शारीरिक क्रिया करोगे या मानसिक क्रिया करोगे। शारीरिक मतलब शरीर से वर्क करोगे, और दूसरा मानसिक मतलब मस्तिष्क यानी दिमाग को लगा करोगे। 2 तरह के काम करते हैं लोग। मजदूर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर शारीरिक क्रिया करते हैं ना, लेकिन ऑफिस वाले जो लोग होते हैं, ऑफिस में जो वर्क करते हैं, है ना, वो लोग मानसिक क्रिया करते हैं, यानी मस्तिष्क को लगाते हैं कैसे क्या होगा, है ना। तो शारीरिक या मानसिक क्रिया करने के बाद जो हमें धन प्राप्त होता है वो हमारा आय कहलाता है। शारीरिक या मानसिक यानी शरीर से जो काम करते हैं या मस्तिष्क को लगा के जो काम हम करते हैं, उसके बाद उसका जो हमें प्राप्त होता है पैसा। मान ले किसी के आप मजदूरी कर रहे हो, यानी कोई वर्क कर रहे हो, अब वो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। उसके वजह में आपको पैसा मिलेगा ना, धन तो आपको मिलेगा। वो धन ही आपकी क्या कहलाएगी? आय कहलाएगी। अब ये तो आय हो गई, और मान ली वो धन आपके पास आ गया बाबू, और अपने जरूरत के खर्च के लिए, मान ले कोई व्यक्ति है ए नाम का, जो कि क्या करता है? दिन रात मेहनत करके पैसा उपार्जन करता है। उपार्जन करने के बाद उस पैसे से जो बचा हुआ पैसा, उस पैसे में से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च करता है, अपने घर के कार्य के लिए करता है, तबीयत खराब होता है उसमें खर्च करता है, कुछ सेविंग करता है पैसे को। तो जो खर्च करता है, सेविंग वाला बचत हो जाएगा, सेविंग जो किया पैसा वो बचत हो जाएगा। जो भिन्न भिन्न कार्यों में, जैसे मान लिया राशन के लिए पैसा खर्च किया, आप लोग के पढ़ाई के लिए खर्च किया, मेडिकल यानी डॉक्टरों को जो खर्च दिया, ये सभी आपका क्या कहलाएगा? व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यय या खर्च कहेंगे, व्यय या खर्च। मान लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपके पिताजी आपको दिए 100 रुपया, जाओ बेटा 5 केजी आलू लेते आना, है ना। आप आए 5 केजी आलू के लिए, और आलू होगा आपका 40 रुपये का। 100 रुपये में से 40 रुपये का क्या हो गया? आलू हो गया। तो वो 40 रुपये क्या हो गया? आपका खर्च हो गया। और जो बचा आपके पास 60 रुपया, वो क्या हो गया? आपका बचत हो गया। जो बचत हुआ वो क्या हो गया? जो बचा हुआ अमाउंट, यानी 100 रुपया मिला आपको, जिसमें 40 का क्या ले लिया आप? आलू ले लिए या कोई भी सामान ले लिए, और जो बचा हुआ अमाउंट 100 माइनस 60, जो 60 रुपया हुआ, वो 60 रुपया क्या हुआ? आपकी बचत हो गई। क्या हो गई? बचत हो गई। तो आय समझ गए आप लोग? शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा जो हमें धन प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होती है, वो आय कहलाती है। क्या कहलाती है? आय कहलाती है। जो प्राप्त आय में से जो हम अपनी जरूरत के सामान के लिए जो खर्च कर देते हैं, जो पैसा दे देते हैं, उसके बाद कुछ सामान लाते हैं, वो कहलाता है व्यय या खर्च कहलाता है। अब देखिए आमदनी क्या होता है।
आमदनी क्या होता है, ये इसको बचत भी कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, बचत भी कह सकते हैं। यानी जो हम शारीरिक और मानसिक क्रिया द्वारा धन को प्राप्त करते हैं, यानी जो भी मजदूरी करके हमें पैसा प्राप्त होता है, उस पैसे में से खर्च को घटा देने पर, जो खर्च हुआ उसको घटा दीजिएगा, जो अमाउंट बचेगा वो आपका बचत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी एग्जांपल से मैंने बताया था 100 रुपया मिला, 40 रुपया का आलू ले लिए, बचा कितना, 60, तो बचा हुआ पैसा बचत कहलाता है। समझ में आई बात? अब देखिए कहीं कहीं आपके शारीरिक और मानसिक क्रिया का आपको धन न देके कुछ वस्तु दे दिया जाता है। जैसे हमारे गांव देहात में अक्सर होता है, कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी के एवज में कुछ सामान दे दिया जाता है। जैसे आलू वगैरह लोग कोड़ता है तो आलू मिल जाता है ना, धान गेहूं काटता है तो धान गेहूं मिलता है। वो भी समझिए कि क्या है, आपकी आय ही है, उसको बदल के आप पैसा कमा सकते हो ना। या जो व्यक्ति मान ली धान गेहूं मिला, चावल मिला, उसको खाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए अलग से खर्च करता ना, तो वो भी आपकी आय ही कहलाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे मिलेगा तो वही आय कहलाएगा। शारीरिक और मानसिक क्रिया से जो भी आपको प्राप्त होता है वो आपका आय ही कहलाता है। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है बाबू। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश के सीमा के अंदर, यानी मान लीजिए अपने भारत देश की सीमा इस रेंज तक आती है। मैप तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक क्षेत्र बता दिया कि ये क्षेत्र आती है, और इस क्षेत्र के सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडियन हो या विदेशी लोग हो, इंडियन हो या विदेश से भी आया हुआ है, अगर इस सीमा के अंदर वो पैसा कमा रहा है, मेहनत मजदूरी करके जो भी आय कमा रहा है, वो कहलाता है राष्ट्रीय आय। यानी एक देश के सीमा के अंदर कमाई गई कुल आर्थिक या मौद्रिक आय क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। चाहे वो आप मुद्रा के रूप में कमाइए या कोई वस्तु के रूप में कमाइए, जो भी कमाइएगा वो कहलाएगा क्या, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, एक देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में कमाई गई कुल राष्ट्रीय या मौद्रिक आय क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय समझ गए, एक देश का सीमा है, कोई भी देश हो सकता है, अगर भारत के लेकर चल रहे तो भारत का राष्ट्रीय आय होगा, है ना, किसी अन्य देश का लेकर चल रहे हो तो किसी अन्य देश का होगा। तो एक देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में एक ईयर का ये लेके चलता है बाबू, फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे आप लोग की जनवरी से शुरू होती है नई साल, लेकिन फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 जनवरी से नहीं शुरू होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, याद रखिएगा, ये भी एक नया साल ही है, ये भी एक ईयर ही है। इसे बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं इसे, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसे, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक क्या होता है, चलता है। 1 जनवरी वाला तो इंग्लैंड का दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ नहीं है, वो विदेशी के अनुसार हम लोग नया साल मनाते हैं। हमारे यहाँ तो कौन होता है, फगुआ होता है ना, है ना, तो फगुआ में हम लोग के यहाँ देहाती जो होता है वो होता है। लेकिन अगर देख के चलोगे आप अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक ये आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, ये वित्तीय वर्ष का रेंज रहेगा ऑब्जेक्टिव में, 4 गो ऑप्शन और इसे मारना होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमेशा जी हम इस बात को आप रखिएगा। तो समझ गए आप लोग क्या होता है राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर, या देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में कमाई गई कुल राष्ट्रीय और मौद्रिक आय क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर। अब देखिए इसमें और है शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या आएगा, तो इसी परिभाषा में कुछ परिवर्तन करना है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ। देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में कमाई गई कुल राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय और मौद्रिक आय में से विदेशी आय को घटा देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध मतलब प्योर होता है बाबू। देखो इसको एग्जांपल से मान लीजिए एगो कोई एडवर्ड नाम का व्यक्ति है, क्या है, एडवर्ड नाम का व्यक्ति है, हमारे इंडिया में आकर वो क्या कर रहा है, कमा रहा है, कमाएगा, कमाने के बाद जो अंतिम में जो पैसा उसका सेविंग होगा वो अपना देश में भेजेगा कि नहीं भेजेगा, आइए रखेगा, क्या देश में भेजेगा ना, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा पैसा। वही कहता है कि शुद्ध कब होगा, जब केवल से खराब का चीज निकल जाएगा। शुद्ध कब हम किसी चीज को मानते हैं, जब उसमें जो कचरा होता है, खराब चीज होता है वो निकल जाता है, जो प्योर बचता है वो शुद्ध कहलाता है ना। वैसे ही ये राष्ट्रीय आय भी होता है। एक वर्ष के अंदर देश की सीमा में कमाई गई कुल राष्ट्रीय और मौद्रिक आय में से
विदेशी आय को निकाल देंगे। इसको क्या कर देंगे? निकाल देंगे। और निकालने के बाद जो प्राप्त आय होगी वही कहलाएगी शुद्ध राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत? फिर से एक बार चर्चा करते हैं। एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में कमाई गई कुल राष्ट्रीय और मौद्रिक आय में से विदेशी आय को क्या कर देंगे? निकाल देंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही कहलाएगा क्या? शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्लियर? राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब बचा हुआ हमारा प्रति व्यक्ति आय। क्या बचा हुआ है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है। जैसे मान लो, पहले एक एग्जांपल से बताएंगे, उसके बाद फिर इसकी परिभाषा देंगे। मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य लोग हैं बाबू। एग्जाम्पल है, किसी के घर में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये थोड़ा कि 5 को होगा। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके घर में 5 व्यक्ति हैं और कमाने वाले एक आपके पिताजी हैं। कमाने वाले कौन है? पिताजी हैं। तो मान लीजिए कमाने वाला एक पर्सन है। कितना पर्सन है? एक पर्सन। और पूरे महीने में आपके पिताजी मात्र 10,000 रुपया कमाते हैं। कितना रुपया कमाते हैं? 10,000 रुपया कमाते हैं। और आदमी की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। आप बताइए, 5 आदमी की संख्या और अमाउंट 10,000, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना पड़ा? यानी एक व्यक्ति को यूज करने के लिए कितना रुपया मिला? 2,000 रुपया। अब 2,000 में ही क्या करना है? एक व्यक्ति को अपना विकास करना है। उससे ज्यादा एक व्यक्ति को नहीं पढ़ सकता है। अभी कब पढ़ेगा? जब की अमाउंट की संख्या बढ़ेगी, या 5 सदस्यों में से कमाने वाला संख्या कहीं 2 हो जाएगा, तब बढ़ेगा। अगर एक ही रहेगा तो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि क्या है? 10,000 में से 5 लोगों का विकास करना है। तो एक व्यक्ति के विकास के लिए कितना रुपया बच रहा है? 2,000 रुपया। अब देखिए परिभाषा क्या है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है देश की कुल राष्ट्रीय आय भागा देश की कुल जनसंख्या। जितना देश में हमारी जनसंख्या होगी उससे भाग दे देना है देश की कुल आय में। यानी मान लिए घर का कुल आय 10,000 और संख्या कितना भागा दिए, कितना बचा? वैसे ही देश का भी होता है। देश का कुल जनसंख्या बट्टा देश की कुल राष्ट्रीय आय भागा देने पर जो प्राप्त होता है वही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। यानी इसको ऐसे लिखिएगा, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय भागा देश की कुल जनसंख्या, जो भागफल प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कोई दिक्कत प्रति व्यक्ति आय निकालने में? इसको आप घर से लेके चलो। घर में ही मान लिया आपके 10 लोग हैं और कमाने वाले 2 लोग हैं और इनकम होता है 20,000, तो कितना निकलेगा? एक आदमी को 4,000 रुपया निकलेगा, है ना? फिर 2,000 निकलेगा। इस तरीके से मतलब जैसे लोग होंगे, जितना कमाने वाले जितना इनकम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपके घर में पैसा डिवाइड हो जाएगा। उतना में आपको क्या करना है? विकास करना है। वैसे सबसे पहले प्रति व्यक्ति की आय की गणना जानते हैं कौन करे थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। और उस समय मात्र हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय थी कितना? 20 रुपया थी। कितना थी? 20 रुपया। एवरेज निकालते हैं ना आप लोग, औसत, है ना? मान ले राम ने कमाया 10 रुपया। अब जितने भी होते हैं लोग सबको जोड़ के जितनी संख्या होती है उतना से भागते हैं। यानी कुल आंकड़ों का योग बट्टा कुल आंकड़ों की संख्या, औसत ऐसे ही निकलता है ना। यानी जितना टोटल आंकड़ा को जोड़ने पर होगा और जितनी संख्या होगी टेन होगा। मान लीजिए 2 से लेके 20 तक लिखा हुआ है, तो सबको जोड़ेंगे और जितना बड़ा है उतना क्या कर देंगे? भाग देंगे। जितना आया हो सबसे भाग देंगे, जो भी भागफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? आपका एवरेज निकलता है, औसत निकलता है। औसत इस तरह से पढ़े आप लोग मैथ में। तो कुल आंकड़ों की संख्या बटा कुल संख्या, जितनी संख्या उसे भाग दो, जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्लियर? इतने टॉपिक में किसी को दिक्कत बाबू? आय क्लियर, व्यय क्लियर, खर्च क्लियर, आमदनी क्लियर, राष्ट्रीय आय क्लियर, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्लियर और प्रति व्यक्ति आय क्लियर। इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें ही डाउट रहेगा तो आगे आपको अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आएगी। अगर ये क्लियर है तो ही अर्थव्यवस्था आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। है कि आपके पुस्तक के अकॉर्डिंग कि हमारे देश को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को मिला। ये आजादी मिली बाबू। लेकिन अगर देखा जाए तो नियम कानून कब तैयार हुआ? तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है? नहीं बाबू, तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को।
लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा इस बात पे, इसमें गलती मत कीजिएगा। ये प्रश्न पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया या बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1950 को। लेकिन लागू की बात करेगा तब जाके होगा 26 जनवरी 1950। क्लियर है? ये तीनों डेट में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? संविधान को बनाने में लंबा समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना? तो इसकी प्रक्रिया के बारे में, संविधान के बारे में और देश के राष्ट्रवाद के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए आपका इतिहास में 4 लेसन बचा हुआ है। वहाँ जब हम आएंगे तो ठीक पे इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, दास्तान क्या है, या संविधान पर क्या क्या संशोधन चला। आप लोग मेरे यूट्यूब को देख सकते हैं, मैंने टोटल संविधान के एपिसोड को उस पर अपलोड किया है कि कैसे कैसे संविधान बना था, कितना उस पर डिबेट हुआ था और अंत में जाके कैसे निर्णायक निर्णय हुआ। 10 एपिसोड है, उस पर अपलोडेड है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। देखिए, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। किसकी चिड़िया? सोने की चिड़िया। लेकिन 190 सालों तक अंग्रेजों ने क्या किया? शोषण किया। ये 2 कंपनी के तहत हुआ था, पहले हुआ ECI और फिर हुआ BCI। बता चुके हैं हम लोग को, ECI का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और BCI का मतलब होता है ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया, है ना? ये आया था 1757 में। कब आया था? 1757 में। और ये चला कब तक? 1857 तक। 1857 से आ गया BCI, ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया, जो कि चला 1947 तक, यानी 90 साल ये और 100 साल ये, दोनों को जोड़िएगा तो 190 साल हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन। उससे पहले भिन्न भिन्न राजाओं ने भी शासन किया। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती है। प्रश्न भी देता है, इस बार मॉडल सेट में था, लोगों को मैंने बताया भी था, सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती है क्योंकि हमारा भारत क्या था? बहुत ही संपन्न देश था। जो यहाँ के किसान लोग होते थे, हमारे किसान को खेतों को कहा जाता है ये सोना उगले उगले हीरे मोती। सुने ना आप लोग गाना गाते भी होंगे। तो हमारी जो धरती है वो सोना उगलती है। सोना उगलने का मतलब है पहनने वाला सोना नहीं, हम लोग अनाज को सोना कहते हैं बाबू। किसको कहते हैं? अनाज को, फसलों कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ किसान बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत के आधार पे ही क्या होता है, हमारे देश में लोग सिंचाई करते और सिंचाई करने के बाद अन्न का उत्पादन करते हैं। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। जाना कि इंडियन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो, और इसके तहत हमारे देश में बहुत अत्याचार किया, लोगों को शोषण किया, बहुत तरह के कर लगाए गए। इन कर के बारे में चर्चा कीजिएगा, नील की खेती के बारे में चर्चा आप लोग आगे सुनिएगा। जबकि राष्ट्रवाद में जाएंगे हम लोग तो 1915 में हुआ, महात्मा गांधी ने सब समाप्त किया। बहुत तरह के आंदोलन किए गए, बहुत तरह के टैक्स हम लोग पर बांधे गए थे ताकि ये लोग मजबूर हो जाए। फिर जाति धर्म में तोड़ा गया, है ना? बंगाल विभाजन किया गया हिंदू मुस्लिम को लेके, क्योंकि जानता था अंग्रेज कि भारतीयों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसको एक ही चीज में तोड़ सकते हैं, वो कहलाएगा कौन सी? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे। तुम ऊंच हो, हम नीच हैं, ये जाति ये है, धर्म ये है। ये बहुत ही आसान होता है। आज भी देखते हैं राजनीतिक पार्टियां लोग दंगा करवा देती है हिंदू मुस्लिम को लेके, सिख ईसाई को लेके, तो है ना? ये अक्सर तो जाति धर्म को लेके। ये सब में कमी नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने मात्र 2 जाति बनाया बाबू, स्त्री और पुरुष। इसके अलावा कोई जाति नहीं। भारत एक है और सभी भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा कोई जाति धर्म नहीं होता है। ये हम लोगों के मस्तिष्क का एक कीड़ा है जो कि मानता है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ये जाति का, वो जाति का। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप मानसिकता बदल दो। इंसान सबसे बड़ा जाति है। जाति वस्तु होता है, एक पुरुष और एक स्त्री। सब भारत के नागरिक है, भारत सबका है और सभी को समान दृष्टि से देखने का यहाँ संविधान में अधिकार है। संविधान में पढ़ोगे CRPC एक्ट में आपको मिलेगा मौलिक अधिकार पढ़ने के लिए। मौलिक अधिकार में आपको मिलेगा 14 नंबर अधिकार, समता और समानता का अधिकार। भारत में जितने नागरिक है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, यानी बीच वाले हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्या है? हमारा संविधान समान अधिकार देता है। ये नहीं है किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार देता है, किसी को कम देता है। प्रधानमंत्री भी है तो अगर वो भी किसी की हत्या करते हैं तो ताज़ी हिंद दफा 302 के तहत उन्हें भी उम्र कैद दिया फांसी मिल सकती है। अगर मैंने भी वो काम किया तो मुझे भी वही सेक्शन लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पर 307 लग जाएगा, मुझ पर 302 लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अगर अपराध सिद्ध हो गया तो सभी के लिए हमारा संविधान जो है वो समान नजरिए से देखता है। यानी हमारा जो संविधान है वो बहुत ही क्या है?
क्लियर वर्ड में कहता है कि भारत के सभी नागरिक क्या हैं, समान है। स्त्री पुरुष किसी जाति, किसी धर्म के, किसी मजहब के हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा देश में धर्म निरपेक्षता चलता है। सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा जाता है और सरकार की और संविधान का कोई अपना धर्म नहीं होता। हमारे संविधान में किसी एक धर्म को विशेष नहीं माना गया। भले राजनीतिक पार्टियां लोग कहती है कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो बातें अलग है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो पर्सनल उनका थॉट है, लेकिन हमारा संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। कह रहा है कि ब्रिटिश जो सरकार थी, बीसीआई जो कंपनी थी और बीसीआई, इसके दमनकारी नीतियों से हम लोगों ने क्या कर लिया, बहुत हम लोग तंग हो चुके थे। इतना टॉर्चर किया जाता था कि अगर आपके घर में कोई पुराने बुजुर्ग होंगे जिनका उम्र 70, 80, 90, 95 साल हो रहा होगा, उनसे आप पूछिएगा, वो लोग आपको भली भांति बताएंगे कि सब चीज हमारा होने के बावजूद भी हमारा नहीं था। इस तरीके से अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां चलती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ बाबू, तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या थे, कंगाल हो चुके थे, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ उपनिवेश की प्रथा थी। अब उपनिवेश क्या है, ये भी एक वर्ड आ गया, उपनिवेश। उपनिवेश है क्या उपनिवेशवाद क्या कहलाता है? उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश, ध्यान सुनिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है तो उपनिवेश क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के, ध्यान दीजिएगा, जब कोई शक्तिशाली देश, शक्तिशाली मतलब वो सब चीज से हो, राजनीतिक से हो, आर्थिक रूप से हो, सैनिक बल से हो, सब चीज से हो शक्तिशाली, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होता है, सब तरह से शक्तिशाली हो। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, समझिएगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके अपने अनुसार वहां की शासन व्यवस्था का संचालन करता है, वो क्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। ध्यान सुनिएगा फिर से, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर अधिकार करके वहां की तमाम व्यवस्था को अपने अनुसार चलाता है, वो क्रिया क्या कहलाता है? उपनिवेश या उपनिवेशवाद कहलाता है। ये प्रथा उपनिवेशवाद कहलाती है। याद रहेगा, पुनः एक बार सुनिए, जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब देश पर या कमजोर देश पर उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को अपने अधीन करके वहां का शासन, स्वशासन स्वयं अपने अनुसार करता है, वो क्रिया क्या कहलाएगी? उपनिवेशवाद कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा देश 190 सालों तक ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था बाबू, क्योंकि यहाँ सारा सिस्टम किसके हाथों में थी? ब्रिटेन, इंग्लैंड के। ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं और यूके भी कहते हैं। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड को ही कहा जाता है। तो 190 सालों तक हमारा देश उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसा हुआ था। जब ये इससे हम लोग को स्वतंत्रता मिली तो पूर्ण रूप से हमारा देश समझिए कि कंगाल हो चुका था। सारा चीज लूट खसोट के लेकर चला गया था अंग्रेज, क्योंकि हमारा ही जमीन, हम ही उपजाने वाले और सब अनाज का मालिक वो होता था, टैक्स अलग से लेता था। यानी पूर्ण रूप से यहाँ के जितने राजा महाराजा के हीरे, सोने, जवाहरात जो थे, सब लूट के कहाँ लेके चला गया? इंग्लैंड लेके चला गया। मतलब पूर्ण रूप से वो चाहा कि भारत को अपंग बना दे, कंगाल बना दे, और यथासंभव अपना जितना प्रयास उसका रहा उतना वो किया भी। अब देखिए, एक आर्थिक क्रिया का जिक्र कर रहा है आपकी पुस्तक, क्या कर रहा है? आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया में आखिर होगा क्या? चलिए इसके हम लोग जिक्र करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया कह रहा है वो कि वो सभी क्रियाएं, वो तमाम क्रियाएं, क्रिया मतलब कार्य, क्रिया मतलब कार्य, वो तमाम कार्य जिससे आपको आय प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है? आपको आय प्राप्त होता है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा। सिर्फ आर्थिक क्रिया वो सभी कार्य क्रिया, एक ही चीज है, वो सभी कार्य क्रिया जिससे हमें धन प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। कोई दिक्कत? वो तमाम कार्य, वो तमाम क्रियाएं जिससे हमें धन या आय प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब तो यदि मान लिए हमको कहने का इच्छा था, हम कुछ और कह दिए और दूसरा व्यक्ति कुछ और कह दिया, है कि नहीं है? तो वैसे ही भिन्न भिन्न लोगों ने, भिन्न भिन्न लोग में कौन थे? वैसे लोग थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD किया है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर या प्रोफेसर कहते हैं, जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है, जिसके थ्रू अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में
इतिहास में कहते हैं, इतिहासकार कराते हैं, मैथ में हिस्ट्री कराते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान कराते हैं। सभी क्षेत्रों में पीएचडी होता है। क्या होता है? सभी क्षेत्रों में जो पीजी के बाद पीएचडी होता है। नाम से अगर डॉक्टर लगता है, डॉक्टर दो तरह से लगता है, एक एमबीबीएस और एक पीएचडी करते हैं। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह सुई देने वाले डॉक्टर नहीं थे, वो पीएचडी किए हुए थे, है ना। डॉक्टर कृष्णा कुमार ये पीएचडी नहीं किए हुए, एमबीबीएस किए हुए हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए, एक ने आर्थर लेविस का कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि किसी राष्ट्र में संपूर्ण व्यवहार से होता है और जिसका आधार मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी इनका आर्थर लेविस का कहना था कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि किसी राष्ट्र में रह रहे लोगों को उनके जीवन की आवश्यकताओं को, जो जीवन में जरूरी है, मानव की आवश्यकता है, उसको संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो संसाधन का उपयोग किया जाता है, वही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये किसका कहना था? आर्थर लेविस का कहना था। ब्राउन का कहना था, एक और व्यक्ति थे ब्राउन, वो भी क्या थे? अर्थशास्त्र में पीएचडी किए हुए थे, है ना। ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन करने की, यानी जीविका उपार्जन करने के लिए, जीवन यापन करने की क्या है? एक व्यवस्था, एक प्रथा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अर्थव्यवस्था क्या है? जीवन यापन करने की, जीविकोपार्जन करने की क्या है? व्यवस्था है। वही कहना किनका भी है? ब्राउन का भी कहना है। इसके अलावा फिर अलग अलग संगठनों द्वारा कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। यानी और भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा ये चीज कहा गया कि अर्थव्यवस्था ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं, और कार्य करके अपना जीवन क्या करते हैं? यापन करते हैं, व्यतीत करते हैं, जीवन को चलाते हैं। यानी जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसके पूर्ति लोग करते हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था का ढांचा है। ढांचा मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसको कैसे बांटा गया। तो तीन तरह से अर्थव्यवस्था को बांटा गया। कितने तरह से? तीन तरह से। अगर पूछेगा बताइए अर्थव्यवस्था को कितने ढांचों में या कितनी संरचनाओं में बांटा गया है? तीन प्रकार के। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अब देखिए, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा बाबू? तीन भागों में। पहला क्या कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या कर रहा है? द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा कर रहा है क्या? तृतीय क्षेत्र। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कर रहा है कि वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि आते हैं। क्या आते हैं? कृषि या कृषि संबंधित कार्य। पहला में क्या आ जाएगा? कृषि क्षेत्र। पहला को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। पहला को क्या कहेंगे? कृषि क्षेत्र कहेंगे। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पहला प्राथमिक क्षेत्र आता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही जिक्र करेगा कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, तो कृषि, खेती। पहले खाना जरूरी है ना, तब न कमाइएगा, और खाने के लिए खेती करना जरूरी है। क्या हो? खेती नहीं होगा तो ना जाएगा बाबू। आप कीजिएगा, कोई करेगा ना। यानी पहले खाइएगा तब कमाइएगा, पहले कमाइएगा तब खाइएगा। कमाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए खाना चाहिए, और बिना खाना के कमाना कहाँ से पॉसिबल है? जरूरी है ना। तो इसके तहत कृषि होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, और जंगल की वस्तुओं को प्राप्त करना ही प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में पहला चीज कौन आएगा? कृषि आएगा। दूसरा पशुपालन आएगा, है ना। जंगल में जो ही फल कंद मूल्य जो होते हैं उसको बेचकर जो हम प्राप्त करते हैं, ये तमाम चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए, दूसरा क्षेत्र में क्या आ जाएगा? औद्योगिकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औद्योगिकरण आ जाएगा। औद्योगिकरण क्षेत्र, औद्योगिकरण मतलब समझते हैं उद्योग धंधा। क्या होगा? उद्योग धंधा। तो दूसरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। इसके तहत क्या क्या आ जाएंगे? खनिज का उत्पादन करना, किसी चीज का निर्माण करना, जैसे घर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होता है, वो सभी किसके क्षेत्र में आ जाएंगे? औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर कर रहा है गैस, बिजली, ये सब की सेवा पहुंचाना एक जगह से दूसरे जगह तक, कर रहा है कि गैस को प्राप्त करना, है ना, गैस को निकालना। फिर कर रहा है कि और भी जो सेवाएं होती है वो सेवा को देना भी औद्योगिकरण के तहत आता है। मान लिया यातायात हो जाएगा, है ना। फिर कर रहा है कि तीसरा जो क्षेत्र होता है यातायात का ऊपर वाले में चला जाएगा। यातायात इसमें नहीं आएगा, लेकिन किसी चीज का उत्पादन करना ही औद्योगिकरण कहलाता है, तो औद्योगिकरण इसमें आ जाएगा। यातायात का जिक्र करेंगे तो तीसरा में चला जाएगा, ठीक है। तीसरा क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? सेवा क्षेत्र। सेवा परमो धर्म,
है ना? नहीं, अहिंसा परमो धर्म है ना? सेवा भी परमो धर्म है, लोग की सेवा करनी चाहिए, चाहे माँ बाप की हो या किसी की हो, है ना? तो तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए पूछेगा सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहते हैं, तो तीसरा क्षेत्र। ये पूछेगा प्राथमिक अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र के अंदर रखा गया है, तो कृषि क्षेत्र। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव में कम पूछता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में पक्का रहता है। ठीक है, आप लोग देखिए किसी भी दिया हुआ हो सकता है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि सम्मिलित है। यानी सेवा क्षेत्र के तहत बैंक है, व्यापार है, कोई सेवा है। सेवा मतलब सर्विस। जैसे मान लीजिए कोई ऑटो चलाता आदमी, आप उसको पैसा दीजिएगा, आपको सर्विस दिया, यहाँ से बेटा विक्रम अनपा जहाँ पहुँचाना है पहुँच जाएगा, है ना? तो एवज में उसको पैसा नहीं है लेकिन वो क्या दिया, सर्विस दिया। आप लोग यहाँ पैसा दे रहे हो, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद में आप पैसे जमा कर रहे हो। ये भी एक तरह का सर्विस ही है, ये भी एक तरह का क्या है, सेवा ही है। तो सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहते हैं। अब बताइए पहला क्षेत्र में कौन सी कौन जाएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जो भी कंद मूल जंगल से हम लोग प्राप्त करते हैं फूल फल, वो सभी किस क्षेत्र में आएंगे। और इस क्षेत्र में क्या आ जाएगा, उद्योग धंधे, खनिज को प्राप्त करना, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह बनाना, ये सभी किसमें आ जाएंगे, कंपनियां, फैक्ट्रियां लगाना, सब इसमें आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी इसमें सर्विस क्षेत्र हो जाएगा, जैसे कि बीमा कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, है ना, यातायात हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, कुछ हम पैसे बेचते हैं, वो भी क्या है, सेवा क्षेत्र से ही कहा है। क्या तीनों क्षेत्र कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं बाबू। कह रहा है ये तो हम लोग पढ़े अर्थव्यवस्था कितना संरचना है, कितना ढांचा है, तो कितना था 3। अब देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का टाइप यानी प्रकार। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या होगा और प्रकार क्या होगा। ढांचा अलग है, प्रकार अलग है। ढांचा या संरचना बोलेगा मतलब बनावट। मेरी ढांचा ऐसी है, मेरी बनावट ऐसी है, आप लोग की ढांचा ऐसी है तो आपकी बनावट वैसी है। इस मार्कर की ढांचा ऐसी है तो ऐसी बनावट है, घड़ी की ढांचा ऐसी है तो ऐसी बनावट है। ढांचा मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका लुकिंग, कैसा वो दिखता है, कैसा वो है, ठीक है। और प्रकार मतलब वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। इंसान कितने टाइप का है कि नहीं, लेकिन मनुष्य 2 टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा, है ना, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अगर मनुष्य पूछेगा तो मनुष्य का प्रकार होगा बाबू 3, कौन से, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। लेकिन अगर पूछेगा मनुष्य का ढांचा, तो ढांचा तो स्त्री और पुरुष ही होंगे, है ना, तो उसमें एक ही ढांचा होगा, है कि नहीं है, मनुष्य रूपी नहीं होगा ढांचा। तो इसी तरीके से आपके अर्थव्यवस्था को भी कह रहा है कि ढांचे के आधार पर 3, कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर पूछा जाए प्रकार कितने हैं, तो प्रकार भी 3 ही है। प्रकार भी कितने हैं, 3 ही है। कौन कौन, पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रितवादी। क्या है, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रितवादी। दोनों कहने में एक ही जैसे हैं, ढांचा और प्रकार दोनों 3 है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आ जाता है। इसमें आपका आता है कौन कौन, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगर कहीं प्रश्न पूछ के बाबू या कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी है। एकदम कान में ये चीज बैठा लीजिए, मस्तिष्क में इसको डाल लीजिए। अब व्यक्ति में पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, अमेरिका की पूंजीवादी। रूस की कैसी है, समाजवादी है, साम्यवादी है। क्लियर, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं पड़ना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। रूस में कैसी पाई जाती है, चाइना में समाजवादी है। लेकिन अगर भारत की अर्थव्यवस्था पूछे तो कैसा, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए आइए हम तीनों पर चर्चा करते हैं। पूंजीवादी कह रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ध्यान सुनिएगा। कह रहा है पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। ध्यान दीजिए बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, तो बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन का स्वामित्व मतलब क्या होता है, मालिक। स्वामी मतलब 2 चीज होता है बाबू, एगो मालिक है, वो पति होता है, पति देव जी। 2 होता है, एगो क्या होता है, मालिक, और एक होता है पति। लेकिन पति वो शास्त्रों में कहा गया है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है, उसका जिक्र हमें यहाँ नहीं करना है। हमें यहाँ स्वामी का मतलब मालिक है। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन का और बेचने का हक किसी एक व्यक्ति के पास होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पूंजी
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में सब चलता है। कहाँ चलता है? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में, जिसके उत्पादन का यानी बनाने का और बेचने का हक किसी एक व्यक्ति के पास हो। अब बता दो, रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी में सबके हक का है उत्पादन करने का। हमरो हक है क्या? आपका भी है क्या? नहीं है। किसको है? मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी जैसे चाहेगा उसको लेके चलेगा। जियो करना चाहेगा 40 दिन के 1 महीना वाला तो 40 दिन कर सकता है, 28 दिन कर ले, 30 दिन कर सकता है कि नहीं? 399, 499 जो मन है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो क्या है? उसका एक आदमी का वो हक है, सबका हक नहीं है। तो वैसा वस्तु या वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सिर्फ एक आदमी मालिक हो वो कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। डाउट है कि क्लियर है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामी मालिक क्या हो? एक आदमी के हाथों में हो, निजी व्यक्ति के हाथों में हो। निजी मतलब होता है एक व्यक्ति के हाथों में, ठीक है? अब मान लिया मेरा फोन है, इसके मालिक आप लोग है क्या? मैं हूँ, है ना? ये मार्कर है तो क्या मैं मालिक हूँ? क्या सुनील शरीर नहीं कर सकते हैं क्या? राव ऐसा नहीं कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं। तो ये निजी नहीं कहलाएगा। समझना ही बात? अब देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी का अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधन और स्वामित्व का संचालन देश की सरकार करती है। ध्यान दीजिए बाबू, समाजवादी का जिक्र जैसे ही होगा तो इसमें जो उत्पादन होता है यानी बनाना और बेचना जो होता है वो एक व्यक्ति नहीं करता है, वो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार करता है। वो क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान सुनिएगा, इस अर्थव्यवस्था लिखेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और बेचने का स्वामित्व यानी मालिक कौन होता है? देश या राज्य सरकार होती है, जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति नहीं होता है। जैसे रेलवे के मालिक क्या है? आप पे? हाँ, मतलब ट्रेनों में बोलता है रेलवे आपकी संपत्ति है तो हमने की संपत्ति हो गया? पंखा खोल के चलेगा? नहीं ना, गलत चीज है ना। वो आपकी संपत्ति है, मतलब सरकार वो आपके लिए कही है, रखी है, आप उसका भुगतान करो और उसका उपयोग करो और उसकी रक्षा करना भी आपका ही दायित्व है। ये नहीं कि उसका रक्षा करने के लिए कोई और आएगा, आप उपयोग कीजिएगा, ट्रेन में बैठेगा, सीट के बाहर घर लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। पंखा खोल के लेके चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? सरकारी संपत्ति क्षति पहुंचाने के आरोप में आपसे केस हो जाएगी, जेल हो जाएगी आपको। तो आपकी संपत्ति मतलब आप उसका उपयोग कर सकते हो, वो भी उपभोग करके यानी उसको कुछ पैसा दे के। रेलवे किराया लगता है ना, देता है ना रेलवे को? फ्लाइट में किराया लगता है ना, देता है ना, उपयोग करते हैं ना, वही चीज है। अब बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के मिश्रण हो, यानी वैसी अर्थव्यवस्था इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के मिश्रण से जो बड़ी अर्थव्यवस्था हो वो क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग मिश्रण पढ़े ना, तत्व यौगिक के संयोग से जो प्राप्त होता है वो मिश्रण कहलाता है ना? वैसे यहाँ पर साम्यवादी और मिश्रितवादी साम्यवादी और पूंजीवादी के संयोग से जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना देश है, भारतवर्ष है ना? कोई दिक्कत इतने टॉपिक में? क्लियर है ना? किसी को डाउट भी है क्या? स्टॉप कर दो, बाहर पढ़ा दो।